चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, देखो फाइनल अकाउंट तो फिर चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो या नॉन बैंकिंग कंपनी हो, सभी को बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट हमने 12th में क्या देखा था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, वहाँ पे अलग फॉर्मेट था। फिर आप लोगों ने एक कंपनी जब अमालगमेशन सीखा था तो बैलेंस शीट अलग था, क्योंकि वो कंपनी का बैलेंस शीट था, उसका फॉर्मेट अलग था। अब आ रही है बारी किसकी, बैंकिंग कंपनी, तो ऑब्वियसली इनका फॉर्मेट भी डिफरेंट होगा, काम प्रोसीजर वही है, एसेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस, बट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखो बैंक अगर बात करें तो बैंक का मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट कराते हैं बिल्स, ये लोग प्रायोरिटी इनका एसेट्स जो होता है ना, एसेट्स में ज़्यादा प्रायोरिटी ये लोग का फिक्स एसेट नहीं होता है। जैसे कंपनी का मेजर एसेट अगर बोला जाए तो क्या होता है, फिक्स एसेट। यहाँ पे बैंक ज़्यादा फिक्स एसेट नहीं बनाते। एक मैक्सिमम क्या होगा, एक रजिस्टर ऑफिस होगा, खरीदा होगा, या फर्नीचर हर ब्रांच का। मेजॉरिटी इनका जो होता है मेजर पार्ट एसेट इज़ नॉट फिक्स एसेट, यहाँ पे होता है इनका कैश, ये ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा कैसा। कैपिटल और लायबिलिटी इज योर लायबिलिटी साइड और एसेट से आपका एसेट साइड। यहाँ पे आपके लायबिलिटी में टोटल 5 आइटम है। फर्स्ट इज व्हाट, कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल, बैंक ने जो शेयर इशू किए हो। नेक्स्ट आता है बैंक्स के प्रॉफिट, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड क्या दिया है, डिपॉजिट। देखो डिपॉजिट है वो भी लायबिलिटी साइड, मतलब लोगों से डिपॉजिट लिया है। अब ये लोगों से डिपॉजिट लिया होगा कौन से फॉर्म में, या तो फिक्स डिपॉजिट, या तो सेविंग बैंक का डिपॉजिट, या करंट अकाउंट में जो पड़ा है डिपॉजिट, दैट इज योर डिपॉजिट। ये पब्लिक का पैसा है तो ये बन जाती है क्या, लायबिलिटी। नेक्स्ट इज बोरोइंग, कहीं से किसी और बैंक से बोरो किया हुआ है तो वो बोरोइंग्स आ गई, और जो बची कुची लायबिलिटी आ गई वो आ गई हमारी अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। एसेट साइड देखा जाए तो मेजर, मैंने कहा ना एसेट साइड सबसे ऊपर क्या रहा जाएगा, कैश, जो बैंक में पड़ा हुआ है कैश, या बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई, या तो फिर सेकंड आपका एसेट आएगा बैलेंस विद बैंक, मतलब बैलेंस विद अदर बैंक, किसी और बैंक के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है, या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट आपका एसेट आता है इन्वेस्टमेंट, अगर बैंक ने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है। ज़्यादातर बैंक्स क्या करती है, जो पैसा होता है या तो लोन दे देती है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, या कहीं और स्पेसिफिक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है एडवांस। ये एडवांस क्या होगा, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। यहाँ पे और एक चीज़ आती है, अगर सपोज कोई पर्सन आया और बोलता है कि मुझे ये बिल डिस्काउंट करा दो, तो हम क्या करेंगे, अगर वो बिल 10,000 रुपये का है, 500 रुपये कट करके, एग्जाम्पल के तौर पे जो उनकी बैंक की कमाई होगी, 500 रुपये कट करके 10,000 के बदले में कितना दे देंगे, 9,500। ये तो एडवांस में दे दिया ना, क्योंकि बिल का जो ड्यू डेट है वो आगे का होगा, तो उस पर्टिकुलर डेट पे मैच्योरिटी पे हमें पैसा मिलेगा, मतलब तब तक के लिए हमारा पैसा किसी और के पास पड़ा है, तो वो क्या हो गया, वो भी एडवांसेस। या तो लोन दे दिया है, कैश क्रेडिट दे दिया है, या आपने बिल डिस्काउंट कराया, बिल परचेज किया एक तरह से बोलते हैं उसे, तो वो भी आपका एडवांसेस है। नेक्स्ट आ गया फिक्स एसेट। देखो हमेशा हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो फिक्स एसेट सबसे पहले लिखते थे, यहाँ पे फिक्स एसेट की प्रायोरिटी कम है, सबसे लास्ट में आता है, और बचा हुआ अदर एसेट्स। लायबिलिटीज का टोटल, एसेट्स का टोटल आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। फिर आपको नेक्स्ट आइटम लिखना है कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब द लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। जैसे कि बैंक ने किसी के बिहाफ पे गारंटी दिया कि भैया ठीक है इसे पैसा दे दो, मैं गारंटर बनता हूँ, या किसी कंपनी के लिए गारंटर बन गए। कल को अगर कंपनी ने वो पैसा डुबाया तो हमारे सर पे लायबिलिटी आ सकता है। क्या ये लायबिलिटी एक्चुअल है, इट मे अराइज, इस वजह से वो कंटिंजेंट में आएगा। या कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है रिगार्डिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर और भी, मतलब जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी के लिए गारंटी दे दिया है, या तो कोई एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट हो गया। एंडोर्समेंट मतलब ये भी एक तरह की गारंटी होती है, किसी के बेसिस पे हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि हाँ भाई
हम इसके बिहाफ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही है, इसके हमारे बिहाफ पे हम कह रहे हैं इसके लिए इसको पैसा दे दो, कल को वो चुका नहीं पाया तो फिर वो लायबिलिटी अपने सर पे अराइज हो सकती है। याद रखो वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है, कुछ नहीं है, सारा डेटा आपको पता चल गया है, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, बस फिल करना है उसके शेड्यूल में। टोटल कितने शेड्यूल से हमारे बैलेंस शीट के 12, जिसमें से 12वां वाला शेड्यूल तो बाहर ही हो गया बैलेंस शीट के। शेयर कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा, शेयर्स, ठीक है। रिजर्व्स में ज्यादातर यहाँ पे आपको 2 ही रिजर्व दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व। अगर इंडिविजुअल बैलेंस शीट बना रहे हो सिर्फ, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और स्टैट्यूटरी रिजर्व का इफेक्ट इसी के बीच में देना है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट से निकालो, स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल दो। डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा, डिपॉजिट लिए हैं, कौन से मोड से डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग और करंट डिपॉजिट। बोरोइंग्स, किसी बैंक से बोरो किया या आरबीआई से बोरो कर लिया हमने, या तो अदर कोई लायबिलिटी बची तो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैश, जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है कैश, या आपका पैसा आरबीआई में पड़ा है। नेक्स्ट बैलेंस विद अदर बैंक्स, आपका पैसा पड़ा या तो कॉल एट शॉर्ट नोटिस क्लियरली स्पेसिफाई किया होगा। इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर बैंक्स कहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंपनीज में। नेक्स्ट इज एडवांस दिया है, दैट कैन बी लोन, कैश क्रेडिट, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने परचेज किया है। नेक्स्ट आ जाएगा फिक्स एसेट, अदर एसेट्स। कंटिजेंट में मैंने बता दिया है, एक तो देखो मैंने अलग से लिख के दे दिया, बिल्स फॉर कलेक्शन, मतलब आपने किसी एक पर्सन के लिए, उसके बाद बहुत सारे बिल थे, आपने बिल लिए और आप उसे कलेक्ट करके दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन। तो वो कमीशन, अभी वो बिल कलेक्ट नहीं, इस वजह से उसको अलग ही रखा है, वो हमारा तो बिल नहीं है, हमने तो सिर्फ कमीशन मिलेगा उसके पास, उसके ऊपर। मतलब ए का बिल्स है, मेरे पास 10-12 बिल पड़े हैं, बी सी डी से कलेक्ट करके देने। अब वो कलेक्ट करके मेरे पास तो पैसा नहीं होगा, वो तो वापस लौटा देना है, तो जो मेरी कमीशन आएगी वो तो इनकम में चले जाएगी, हमारे इनकम स्टेटमेंट में, इस वजह से उसे आउट ऑफ द बैलेंस शीट रखा है। और जो कंटिजेंट लायबिलिटी, उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा, लायबिलिटी फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, या तो आपने किसी को गारंटी दिया। 3 ही चीज यूजुअली आपके कंटिजेंट में आएगा। अब क्वेश्चन आएगा या तो सिर्फ बैलेंस शीट, तो आप सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, उसके नोट्स टू अकाउंट, दैट इज शेड्यूल, या तो आएगा आपको इनकम स्टेटमेंट। दोनों में से एक, या तो दोनों कंबाइंड होके आएंगे। अगर 20 मार्क के लिए आया तो पूरा फुल फ्लेज आएगा। देखो मैंने अलग अलग बनाया, मैंने बैलेंस शीट अलग रखा है, मैंने इनकम स्टेटमेंट अलग रखा है, बैलेंस शीट के बाद उसके नोट्स टू अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट के बाद उसके नोट्स टू अकाउंट। आप चाहो तो पहले बैलेंस शीट बनाओ, नेक्स्ट पेज पे इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और पूरे के पूरे शेड्यूल, टोटल कितने, 12 शेड्यूल्स आपके किसके हैं, बैलेंस शीट के, और बाकी के आपके इनकम स्टेटमेंट के। ठीक है, मैंने प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज को शेड्यूल में नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी टैक्स कैलकुलेट करने आता है, तो फिर वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इससे पहले जो भी एक्सपेंसेस है वो कंसीडर करना है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले सिर्फ बैलेंस शीट वाला सम देखेंगे, उसके बाद सिर्फ इनकम स्टेटमेंट वाला सम देखेंगे, एंड देन फिर कंबाइंड वाले सम देखेंगे, सो दैट आइडिया आ जाए कि बैलेंस शीट बनाते वक्त कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इनकम स्टेटमेंट देखा जाए तो 2 आइटम इनकम में है, 3 आइटम आपके एक्सपेंस में है। इनकम में क्या आएगा, इंटरेस्ट कमाया। अब देखो ये वर्ड क्या लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट अर्न, ये होती है मेजर इनकम। मेजर इनकम बैंक्स की 2 ही तरह की होती है, एक इंटरेस्ट और एक डिस्काउंट, क्योंकि बिल डिस्काउंट ये सब कहाँ होते हैं, सिर्फ बैंक में होते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या आ सकता है आपका, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। क्या क्या आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अदर इनकम, इसके अलावा आपने अगर कोई कमीशन कमाया है तो वो आपकी अदर इनकम हो गई। क्लियर है, कोई प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट बेच के, अदर इनकम। अब एक चीज याद रखना, आपको यूजुअली ये आइटम आ सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो क्या करोगे, अदर इनकम में प्रॉफिट दिखा दो, उसमें से लॉस निकाल दो। क्लियर है यहाँ पे, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस फिर चाहे वो एसेट का हो या वो इन्वेस्टमेंट का है, एक दूसरे में से एडजस्ट करके आपको आउटर कॉलम में वैल्यू देना है। नेक्स्ट आएगा आपका एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड
मतलब आपने इंटरेस्ट पे किया। अच्छा, हम इंटरेस्ट किसको पे करेंगे? जिन लोगों के पैसे हमारे पास पड़े, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, करंट, उस पर इंटरेस्ट पे किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब आप ये मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा आइटम्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, सारे एक्सपेंसेस आगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी को मैंने यहाँ पे रखा है, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यही दो याद रखना। क्लियर? अभी पूछूंगा मैं क्या क्या आएगा यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब इनकम का टोटल करो, एक्सपेंस का टोटल करो, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और अगर कोई पहले का प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का, वो भी इंफॉर्मेशन दिया तो उसे ऐड कर दो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये दोनों ऐड करके आपको टोटल मिलेगा। इसमें से क्या माइनस करोगे? एप्रोप्रिएशंस। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? ट्रांसफर्स एंड डिविडेंड। एप्रोप्रिएशंस आर ट्रांसफर्स एंड डिविडेंड। अब यहाँ पे दिया ट्रांसफर टू रिजर्व। हर साल हर बैंक को मैक्सिमम 25% ऑफ करंट ईयर का प्रॉफिट स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, हम दोनों के टोटल पे नहीं, हम किस पे? करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? स्टैट्यूटरी रिजर्व। मैक्सिमम कितना परसेंट? 25%। और ये जितना आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो 21 डेज में आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा कितना ट्रांसफर किया है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। एंड देन आता है प्रपोज डिविडेंड। और डिविडेंड अगर आपको दिया है क्वेश्चन में तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, उसमें से आप पे करते हो डिविडेंड। क्लियर? चलो, अब ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे। अब मैंने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, आपके पास दिया है नोट्स। क्वेश्चन नंबर 1 मिला? Following is the trial balance of United Bank Limited as on 31st March 20. Prepare the balance sheet and the relevant schedule. तो ये बन गया बैलेंस शीट और ये बन गया उसके शेड्यूल। हमें क्या बोला है बनाने? सिर्फ बैलेंस शीट। अब एक चीज याद रखना, जब भी आप ये लिखो, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया सिर्फ बैलेंस शीट, आप सबसे ऊपर बैंक का नाम लिखो, फिर बैलेंस शीट एंड एज ऑन कौन सी डेट दी है वो लिखना जरूरी है। चलो, अब एक एक करके आइटम देखते हैं। ये सब आइटम से पहले मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ एडजस्टमेंट पे, क्योंकि वो आइटम एक एक पढ़ेंगे और फिल करते रहेंगे। क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है क्रिएट 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑन करंट ईयर का प्रॉफिट। देखो हम क्या बना रहे हैं? सिर्फ बैलेंस शीट। यहीं पे आएगा प्रॉफिट, यहीं पे आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो इन्होंने क्या बोला? कितना परसेंट स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है? तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उठा के स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% डाल दो। क्लियर है? आगे बिल फॉर कलेक्शन आ गया ना यहाँ पे, कंटिजेंट बिल फॉर कलेक्शन। कोई दो इफेक्ट नहीं देना, सीधा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिख देंगे। आगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई भी आइटम है वो बन जाता है आपका कंटिजेंट लायबिलिटी। आगे गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। वाई कंटिजेंट? बिकॉज कल को कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो वो लायबिलिटी हमारे सर पे आ सकती है, तो इस वजह से वो भी कंटिजेंट। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस हो, एंडोर्समेंट हो, ये सारे के सारे आपके क्या है? कंटिजेंट। मतलब एक ही एडजस्टमेंट है आपका 1 जिसे हम इफेक्ट देंगे, बाकी के सारे कंटिजेंट लायबिलिटी में चले जाएंगे। क्लियर? अब एक एक करके आइटम पढ़ेंगे और इसको फिल करते रहेंगे। सबसे पहला आइटम आपको डेबिट साइड में क्या दिया है? अदर फिक्स एसेट। अदर फिक्स एसेट कहाँ जाएगा? अदर एसेट में। तो अदर एसेट में लिख देते हैं हम अदर फिक्स्ड एसेट। कितनी अमाउंट है? 300। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने ओवरड्राफ्ट दिया है, याद रखना, अभी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्लियर है? मैंने ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब कस्टमर है, उसका अकाउंट मेरे पास है, उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, मैंने अपने बैंक में से उठा के उसके अकाउंट में डाल दिया। अब मेरा ये एसेट है कि लायबिलिटी है? ये एसेट है।
मैं बैंक हूं, तुम अपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, मैं बैंक हूं, मैंने अपना पैसा उठा के तेरे अकाउंट में रख दिया है, अब वो पैसा तो मेरा है ना जो तेरे अकाउंट में पड़ा है, ओवरड्राफ्ट दिया है। अगर कस्टमर, देखो हम लोग फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो एसेट, तो ये एसेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांस दिया हुआ है, हमने किसी को पहले से पैसा दिया है, बाद में जब उसके पास पैसा आएगा वो लौटा देगा हमें विद इंटरेस्ट, तो ये एडवांसेस में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1680। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, कैश क्रेडिट, मतलब ये कैश क्रेडिट कैसे मिलता है पता, जिसके पास फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, वो अपनी एफडी ब्रेक नहीं करना चाहता है, लाओ हमारे पास जमा रखो, उसका 80% हम आपको लोन दे देंगे, जब आपके पास पैसा आएगा चुका दो, आपकी एफडी वैसे की वैसी ही है। कैश क्रेडिट, क्लियर है। तो मतलब बैंक ने किसी को एक तरह से लोन दिया है ना, ये तो ये क्या आ गया एडवांसेस में। कैश क्रेडिट कितना अमाउंट है 4860। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, टर्म लोन, अगेन लोन दिया तो कहां जाएगा एडवांसेस में। टर्म लोन कितना 30,000। नेक्स्ट क्या दिया आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, क्लियरली नाम से बता रहा है इन्वेस्टमेंट कहां पे किया है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और कहां पे किया है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, पूरा लिखना जो दिया है, कितना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है 6,980, और अप्रूव सिक्योरिटीज में 3,960। डन। चलो आगे देखते हैं क्या दिया, कैश डिपॉजिट विद अदर बैंक, मेरा पैसा किसी और बैंक में पड़ा, इज माई एसेट, कैश डिपॉजिट विद अदर बैंक, तो ये आ गया बैंक बैलेंस विद अदर बैंक। कैश डिपॉजिट इन अदर बैंक कितना कितना है 13,200। चलो नेक्स्ट क्या है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी ये भी यहीं पे ना, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस कितना 4680। नेक्स्ट क्या दिया आपके पास, कैश इन हैंड और कैश डिपॉजिट विद आरबीआई, दिस इज योर कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, और दूसरा क्या दिया है कैश विद आरबीआई, कितना कैश इन हैंड और कैश डिपॉजिट विद आरबीआई 10,320। डन। अब आपका एसेट में बचा क्या है, फर्नीचर और प्रीमाइसेस। क्या है ये फर्नीचर प्रीमाइसेस, फिक्स एसेट, फर्नीचर और प्रीमाइसेस। फर्नीचर कितना है और प्रीमाइसेस कितना है, चलो ये भी। अब आपका डेबिट साइड पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आएगा तो पूरा का पूरा आइटम्स कहाँ चले जाएगा 1 to 5 में। क्लियर। चलो सबसे पहला क्या दिया है, शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स दिए हैं 1158 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, हम भी वैसे ही लिखेंगे 1158 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। कितनी अमाउंट है 11,580। डन। अब ऐसे क्रेडिट साइड में और क्या दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000 और उसी के नीचे क्या दिया है लास्ट ईयर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले पिछले साल का प्रॉफिट मतलब इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है पहले वो बताओ। नहीं, वो तो करंट ईयर का है 23,400 प्लस
प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना इस साल का प्रॉफिट, ये दोनों को ऐड कर दो 32,400, मैंने इनर कॉलम में ही रखा है क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर भी करना है ना। चलो आगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है 7,200, तो रिजर्व्स में ही आ जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना दिया है 7,200। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया है, फिक्स डिपॉजिट दिया है, डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट दिया है और डिपॉजिट इन करंट अकाउंट दिया है। ये सारे डिपॉजिट्स कहाँ आएंगे, डिपॉजिट्स में। पहला क्या था, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद क्या दिया है सेविंग डिपॉजिट, उसके बाद करंट डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कितना है, सेविंग डिपॉजिट कितना है, और क्या ये क्या करंट डिपॉजिट कितना है। चलो लिख दिया हमने ये भी, डन। नेक्स्ट आपके पास दिया है बोरोइंग फ्रॉम, किसी और बैंक का पैसा मेरे पास पड़ा है, इसमें लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में बोरोइंग्स में आ जाएगा। क्या था वर्ड, क्या था वो, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक। बोरोइंग कितना है 7,020, डन। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। देखो या तो ये क्रेडिट में दिया होगा या तो ये डेबिट में दिया है। अगर ये क्रेडिट में दिया है तो अदर लायबिलिटी, अगर ये डेबिट में दिया है तो अदर एसेट्स। क्लियर है, ये लेन देन ऑफिस का। तो ये कहाँ कौन से साइड दिया, क्रेडिट साइड, तो अदर लायबिलिटी में आ जाएगा। क्या था नाम इसका, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। कितना 600, 5,700, डन। चलो उसके बाद दिया बिल्स पेबल, ये सब जो भी पे भी करना है अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी में आ गया बिल पेबल, डन। कितना, क्लियर है यहाँ पे। चलो ये भी हो गया हमारा। अब तो मेरे पूरे डेबिट साइड क्रेडिट साइड फिल हो गए। अब बचा एक ही एडजस्टमेंट है जिसका इफेक्ट देना है। बोला 25% करंट ईयर का प्रॉफिट स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो चलो ठीक है, ट्रांसफर करने बोला है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट में से, वो भी करंट ईयर के प्रॉफिट से, माइनस ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अच्छा, करंट ईयर का प्रॉफिट है 9,000 बराबर, उसका 25% ट्रांसफर करना है 2,250, ये यहां से निकाला और स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड कर दिया। ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस 2,250, क्लियर है यहाँ पे। अब मैं इसका टोटल तो ले लूं पहले, 32,400 माइनस 2,250 इज 30,150, 7,200 प्लस 2,250 इज 9,450, डन। अब बचा क्या हमारे पास, बिल फॉर कलेक्शन, उसकी अमाउंट तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। बिल फॉर कलेक्शन इज 30,000। कंटिंजेंट में 3 आइटम हो सकते हैं, क्लियर है। अब कंटिंजेंट का बोला है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना 80,000। उसके बाद क्या दिया है, गारंटी, गारंटी लायबिलिटी बन सकती है तो कंटिंजेंट 50,000। नेक्स्ट एंडोर्समेंट कितना, ये तीनों का टोटल कर दो, तो ये 1,50,000 मैंने जाके लिख दिया कंटिंजेंट लायबिलिटी में। ये बैलेंस शीट के बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं हमारे टैली करने से, डन। अब बचा क्या, अब बचा इनका टोटल करो और इसमें फिल कर दो और बैलेंस शीट टैली। चलो ये तो टोटल करने की जरूरत ही नहीं, 11,580। हाँ, ये रिजर्व को टोटल करने की जरूरत है, मल्टीपल आइटम्स है
ये दोनों का टोटल कितना है? 39,600। 39,600। डिपॉजिट्स का टोटल बताओ। 33,600। ठीक है। बोरोइंग्स में तो एक ही आइटम है 7020, और अदर लायबिलिटी में दो आइटम है, टोटल आ गया 6,900। इनका टोटल कर दो 89,250। डन। चलो अब बचा क्या? कैश। कैश का टोटल करो 19,320। तो यहाँ आ गया 19,320। शेड्यूल 7 का टोटल करो 17,880। इसका भी टोटल कर दो 10,860। इसका टोटल कर दो 36,540। इसका टोटल 800। और ये तो 300 ही है। ठीक है, चलो अभी लिख देंगे। 7 नंबर शेड्यूल का टोटल है 17,880। उसके बाद 8 नंबर शेड्यूल का टोटल है 10,860। उसके बाद है 9 नंबर का टोटल 36,540। 10 नंबर का टोटल है 13,800। 11 नंबर का है 300। इनका टोटल करो 98। ये टोटल 98। कौन कोई रॉन्ग बोलर है? 98,000। और ये भी कितना आ रहा है? नॉनसेंस। ठीक है,